मुझे अभी अभी ये क्रिएटर की पावर मिली थी, पर अगले ही दिन मुझे पता चला कि मुझे लेट स्टेज स्टमक कैंसर है। जिंदा रहने के लिए मैंने अपनी फैमिली ऑर्चार्ड को एक सैंडबॉक्स वर्ल्ड में बदल दिया। मैंने एवोल्यूशन और लाइफ प्रोसेसेस को फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश की। बस ये उम्मीद थी कि एक ऐसी सिविलाइजेशन बन जाए जो कैंसर का इलाज ढूंढ सके। उस स्क्वायर सैंडबॉक्स में छोटे छोटे लोग एक्सप्लोर करते रहते थे। एक दिन वो लोग ये देखकर डर गए कि उनकी दुनिया ऊपर से गोल और नीचे से स्क्वायर है। वहाँ पहाड़ जितने बड़े टावरिंग बिल्डिंग्स भी थे। जब भी उनकी सिविलाइजेशन मेरी मर्जी के हिसाब से नहीं चलती थी, मैं सब कुछ मिटाकर शुरुआत से स्टार्ट करता था और मैं हर सिविलाइजेशन के हीरो को मुझसे एक सवाल पूछने का मौका देता था। जब भी उन्होंने पूछा कि मुझे इस दुनिया को बनाने में कितना वक्त लगा, मैं उन दिनों के बारे में सोचता जब मैंने सैंडबॉक्स को खोदा और बनाया था। असल में मुझे पूरे 7 दिन लगे थे। तो ऐसी लेजेंड बन गई कि क्रिएटर ने सब कुछ सिर्फ 7 दिन में बनाया और जल्द ही ये कहानी उस जमीन पर फैल गई। मेरी इस सैंडबॉक्स में सिविलाइजेशन बार बार बनी और मिटी, पर कौन सोच सकता था इतनी शानदार सिविलाइजेशन सब एक अकेले स्टीम्ड बन से शुरू हुई होगी। शुरू में मेरे 100 एकड़ के ऑर्चार्ड सैंडबॉक्स में मैंने एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया। मैंने उसमें नमक मिलाया ताकि वो एक समुद्र बन जाए। सेंट्रल ओशन में मैंने बहुत सारे बग स्पोर्स डाल दिए। फिर मैंने सेल डिवीजन को 10,000 गुना फास्ट कर दिया। रियल लाइफ का एक दिन सैंडबॉक्स में 10,000 साल के बराबर था। फिर भी 5वें दिन तक जाकर ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म प्लैंकटन में इवॉल्व होना शुरू हुए। देखते ही देखते सेंट्रल ओशन क्लाउडी हो गया। तो मैंने जल्दी से स्पोर्स के साइज को कंट्रोल करने के लिए कुछ जेनेटिक लिमिट्स लगा दी। मैं उन्हें किसी बहुत बड़ी चीज में इवॉल्व नहीं होने दे सकता था। छठे दिन की दोपहर को 5 दिन के सिंगल सेल प्लेओजोनिक ओशन के बाद आखिरकार पानी में मल्टी सेलुलर लाइफ आ ही गई। कुछ ही मिनट्स में ऐसा लग रहा था जैसे कोई नेचर डॉक्यूमेंट्री फास्ट फॉरवर्ड पे चल रही हो। स्पीशीज सेकंड में पैदा होती और मर जाती, फिर अगली जनरेशन पैदा होती, पर सनसेट तक जैसा मैंने सोचा था सैंडबॉक्स वर्ल्ड की पहली मास एक्सटिंक्शन हो गई। 12 घंटे की रात का मतलब इस दुनिया में 5000 साल बिना सनलाइट के थे। ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट सूख गए और डूब गए। अंधेरे आसमान के नीचे कुछ नहीं बचा। मेरा सैंडबॉक्स बहुत छोटा था और बायोडाइवर्सिटी बहुत कम थी, इसीलिए नई स्पीसीज इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाई। पर मेरे ओशन में सुपर अडेप्टिव रिकम्बाइनेंट सिंगल सेल लाइफ थी। मूनलाइट आने के आधे घंटे बाद डेड प्लांट से ढकी सरफेस पर एक हल्की ब्लू ग्लो दिखी। ये पत्तों की शेप के चिट्ठियों जितने बड़े ब्लू प्लांट्स थे। हैरानी की बात ये थी कि बिना सनलाइट के इन प्लांट्स ने अपना फोटोसिंथेसिस चांद की रोशनी की तरफ मोड़ लिया। मैं दंग रह गया। मैंने इस प्लांट का नाम ब्लू सिल्वर ग्रास रखा। पहली मास एक्सटिंक्शन सरवाइव करने के बाद ये प्लांट सेकंड्स में तेजी से इवॉल्व होने लगे। ब्लू सिल्वर ग्रास ने अंधेरे को बहुत तेजी से अडेप्ट कर लिया और लोटस के पत्तों की तरह पानी पर फैल गया। मेरे बैकयार्ड से मूनलाइट को एब्जॉर्ब करते हुए एक और घंटा बीता और ये हजारों जनरेशन से गुजर चुका था। अलग अलग ब्रांचेस फॉर्म करने लगा। 2 सब स्पीशीज भी इवॉल्व हो गई। एक ग्रुप ब्लू सिल्वर ग्रास का मूनलाइट एब्जॉर्ब करता रहा और इसमें और एफिशिएंट हो गया, जबकि दूसरा कार्निवोरस बन गया जो एक हल्की ग्लो से पास तैरते हुए दूसरे ब्लू सिल्वर ग्रास को अट्रैक्ट करके खा जाता था। ये देखकर मैं लाइफ की इस टफनेस पर हैरान हुए बिना नहीं रह सका। इस अकेले एक्वेटिक प्लांट ने लंबी रात के नीचे ओशन में अपना खुद का इकोसिस्टम बना लिया था। अचानक मुझे एक आइडिया आया। मैंने फैसला किया कि मैं इस सब को लिख लूं। तो मैंने जल्दी से एक ब्लैक नोटबुक ली, जेनेसिस का पहला पेज खोला और लिखा एंडलेस डार्कनेस। जमीन और आसमान में अचानक बदलाव, सनसेट और मूनराइज। दुनिया 5000 के गहरे अंधेरे में डूब गई। 99% मरीन लाइफ खत्म हो गई। इस डार्क ओशन में सिर्फ ब्लू ग्रीन ग्रास बची और ब्लू सिल्वर ग्रास एक नए एरा का रूलर बन गई। अपनी अब लाइफ से भरे पॉन्ड को देखते हुए मैंने चुपचाप उम्मीद की कि अगला सी एनिमल्स आएंगे। मेरे बग सेल्स ओशन में क्या इवॉल्व होंगे। मैं सारी रात जाग कर सुबह का वेट करता रहा, पर जब आखिरकार 7वां दिन आया तो रात में फलने फूलने वाले सारे ब्लू सिल्वर ग्रास तेजी से मुरझा गए। उन्हें हल्की मूनलाइट की आदत थी और अब वो ऐसे डूब गई जैसे जल गए हो। एक ही पल में ब्लू सिल्वर ग्रास को मास एक्सटिंक्शन झेलना पड़ा। दोपहर तक डेड प्लांट्स के बीच एक और ब्लू टिंट धीरे धीरे जिंदा हो गया। ये एक 5 पॉइंटेड स्टार की शेप का ब्लू सिल्वर ग्रास था। ये म्यूटेट हो चुका था। ये इस एक्सटेंशन से बच निकलने में कामयाब रहा ताकि स्ट्रॉन्ग सनलाइट को अडेप्ट कर सके। ये जनरेशंस तक इवॉल्व होने लगा और कुछ ही मिनट्स बाद ये ब्लू सिल्वर ग्रास मर गया। अनगिनत नई जनरेशन को जन्म दिया और धीरे धीरे ब्लू से ब्लैक और ब्लू स्टार शेप्ड ग्रास के समुद्र में बदल गया।
मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। मैंने इसका नाम पर्पल सन ग्रास रखा। अपनी ब्लैक नोटबुक के दूसरे पेज को पलटते हुए मैंने आगे लिखा, द लाइट सेज एरा। अचानक बदलाव, मून सेट, सन रोज, 5000 साल की कड़कती धूप। डार्क सेज एरा के रूलर्स ब्लू सिल्वर ग्रास ज्यादातर एक्सटेंट हो गए, जबकि वीकर पर्पल सन ग्रास तेजी से ऊपर आए। इस एज के नए रूलर्स बन गए। 7वें दिन रात हुई और पर्पल सन ग्रास ओशन में आराम से थ्राइव कर रही थी। 5000 साल के डे एंड नाइट साइकिल को झेल सकती थी। इसी बीच सारे वाटर प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस ने ओशन के ऑक्सीजन लेवल को बहुत बढ़ा दिया। तो अब सी एनिमल्स के आने के लिए कंडीशंस बिल्कुल सही थी। जल्द ही सिंगल सेल्ड ओशन क्रीचर्स इवॉल्व होना शुरू हुए और सबसे पहले कुछ ब्लैक बीटल लाइक एनिमल्स दिखे। उसके साथ ही एवोल्यूशन की हिस्ट्री में ओशन एनिमल्स की एंट्री हो गई। आखिरकार एनिमल्स को आते देख मैंने राहत की सांस ली और स्माइल किया। पूरी रात जागने के बाद अपनी थकी हुई बॉडी के साथ मैं वापस अपने रूम में गया और सो गया। जब मैं उठा, सैंडबॉक्स का 8वां दिन चल रहा था। मैंने देखा कि कुछ सी एनिमल्स क्राउडेड ओशन में लड़ने से खुश नहीं थे, तो वो बंजर कोस्ट के किनारे रहने वाले एम्फीबियंस में इवॉल्व हो गए। तो मैंने जल्दी से इसे नेक्स्ट लाइट सेज पेज पर रिकॉर्ड किया। द थर्ड एरा, द बर्थ ऑफ एनिमल्स इन द न्यू बॉर्न एज। पहले ओशन एनिमल्स, स्पीसीज के फलने फूलने का एक एज, जहां इनवर्टिब्रेट्स ने अपने आर्मर्ड माइंड्स के साथ रूल किया। उस एरा की डोमिनेंट स्पीसीज बन गए, पर उन्होंने ज्यादा देर रूल नहीं किया। वर्टिब्रेट्स आए, अपनी एजिलिटी का यूज करके उन्होंने कंट्रोल ले लिया, न्यू बॉर्न एज को रूल किया। वो समुद्र से बाहर निकले एक लंबी डायनेस्टी पे राज करने के लिए। ये लिखने के बाद मैंने चुपचाप अपनी ब्लैक नोटबुक बंद करी। हालांकि बंस लैंड क्रीचर्स में इवॉल्व होने वाले थे, पर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इंटेलिजेंट लाइफ को इवॉल्व होने में कितना वक्त लगेगा। कोई नहीं कह सकता था कि और कितना टाइम लगेगा। तो मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आया। मैंने अपना थोड़ा सा खून डालने का सोचा, पर वो बहुत रिस्की लगा। संभल कर मैंने पहले दूसरे डीएनए के साथ टेस्ट करने का फैसला किया। मैं एक कॉलेज रिसर्च प्रोजेक्ट का बहाना बनाकर जू चला गया। मैंने एक गोरिल्ला का ब्लड सैंपल खरीदा। जब मैं ऑर्चिड वापस गया तो पूरा 100 एकड़ का मिनिएचर सैंडबॉक्स पहले ही एक छोटा इकोसिस्टम बन चुका था। पहाड़ और नदियां हरियाली से भरी हुई थी। प्लेन्स में हर तरह के अजीब पेड़ थे। नदियों में जानवर तैर रहे थे। मैं इस बड़े 100 एकड़ के टेस्ट फील्ड में घुसा। मैंने आखिरकार एक बीटल शेप्ड क्रिएचर को चुना और उन्हें सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर के एक फ्रेश टेस्ट प्लॉट में रख दिया। मैंने टाइम को एक्सेलरेट करने के लिए स्टार ब्लड इंजेक्ट किया। जो भी ब्लड रिजेक्शन सरवाइव नहीं कर पाए वो मर गए। सिर्फ 2 दिन में करोड़ों बीटल्स मर गए। बचने वालों में से मैंने एक छोटा सा बैच चुना जिसमें ब्लड फ्यूजन सबसे ज्यादा था और उनका नाम चोंग्स रखा। चोंग्स दिखने में इंसानों से बहुत मिलते जुलते थे, पर इंसानों से अलग। उनकी पीठ पर एक राउंड ब्लैक आर्मर उगता था, ब्लैक जेड चोंग्स। इसे पूरे 2 दिन लगे, जिसका मतलब 100 एकड़ सैंडबॉक्स के लिए 20,000 साल बीत चुके थे। कुछ पावरफुल स्पीसीज सामने आई। पेड़ बादलों को छूने लगे। बहुत सारी जाइंट स्पीसीज पैदा हुई। इसका मतलब सैंडबॉक्स एक टेरिफाइंग जुरासिक एरा में एंटर कर चुका था। जिन सबसे बड़े जानवरों के सर पर ब्लैक डिस्क थी, वो मेरी सेट की हुई साइज लिमिट तक पहुंच गए थे, करीब एक बिल्ली के साइज के। मैंने अपने डेवलप किए हुए चोंग ट्राइब को सैंडबॉक्स के साउथ साइड में एक हरे भरे कैनियन में छोड़ दिया। मैं देखना चाहता था कि इस एरा में चोंग्स कैसे सरवाइव करेंगे। तो मैंने टाइम फ्लो को 1 day = 100 years सेट कर दिया। अगली सुबह जल्दी मैं सीधा उन बग्स को चेक करने सैंडबॉक्स के पास भागा। मुझे हैरानी हुई कि उनके पास पहले से ही प्रिमिटिव क्लैंस थे और वो एक साथ रहते थे और एक बेसिक लैंग्वेज भी डेवलप कर ली थी। पर मुझे जिस बात की फिक्र थी वो ये थी कि वो बहुत वीक थे। आज के जानवरों के सामने उनके 20,000 साल पुराने एंशिएंट जीन्स कुछ भी नहीं थे। मैं बस खड़ा होकर देख नहीं सकता था कि जिन चोंग्स को मैंने इतनी मेहनत से बड़ा किया वो एक्सटिंक्ट हो जाएं। तो मैंने उन्हें सिविलाइजेशन का स्पार्क देने का फैसला किया। मैंने अपनी कॉलेज की छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन एक मिनिएचर पाइन बॉन्साई ऑर्डर किया और एक अल्ट्रा फाइन एलॉय ग्रेट स्वॉर्ड बनाई जो एक सुई से बस थोड़ी सी मोटी थी। दोनों ही बहुत परफेक्शन से बनाए गए थे। जब तक वो आए 1.5 दिन निकल चुका था, जिसका मतलब चोंग्स के लिए 150 साल। अब सैंडबॉक्स में चोंग ट्राइब लगभग खत्म हो चुकी थी, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। फिर भी मुझे थोड़ी खुशी महसूस हुई। इस एज में 150 साल बिना खत्म हुए निकाल लेने का मतलब था कि उनमें पोटेंशियल था। तो मैंने टाइम वापस नॉर्मल सेट कर दिया और सैंडबॉक्स में एंटर किया। चोंग ट्राइब अब बर्बाद हो चुकी थी। हर तरफ लाशें थी। भागो, हम यहाँ छुप नहीं सकते, डार्क क्लॉ आ रहा है।
कुछ मेल चोंक्स ने बोला। औरतों और बच्चों को भागने को कहा, जबकि उन्होंने बड़े बीस्ट क्लब्स घुमाए और आगे कुछ डार्क बीस्ट की तरफ चार्ज किया, जिन बीस्ट को डार्क क्लॉज कहा जाता था। हमें जिंदा रहना होगा। औरतें और छोटे चोंक्स भाग गए। उनके चेहरों पर निराशा थी। वो भागने के आदी हो चुके थे, पर जो मेल्स आगे चार्ज कर रहे थे वो पहले ही डार्क क्लॉक का खाना बन चुके थे। खून हर तरफ बिखरा था। मैंने ये सीन दूर से देखा और थोड़ी सिंपैथी फील की। इस प्रिमिटिव ट्राइब में इतने सारे मर गए। जैसे ही मैंने आगे कदम बढ़ाया, भागने वालों को जमीन हिलती हुई महसूस हुई। उस एंशिएंट वाइल्ड जंगल में अनगिनत जानवर पैनिक में आ गए। जानवरों के झुंड भागने लगे। पहाड़ और नदियां फ्लैट हो गई। कुछ स्ट्रॉन्ग क्रीचर्स को तो रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला और वो ऊपर से कुचले जाकर मर गए। मैं जल्दी से भागते हुए चोंग सोल्जर्स तक पहुंचा और उनकी बॉडीज खा रहे डार्क क्लॉज के ऊपर पैर रख दिया और उन्हें आसानी से कुचल दिया। चोंग्स मुझे देखकर हैरान थे। वो पीछे मुड़े और उन्होंने देखा उस टावरिंग बींग को बादलों तक पहुंचते हुए, जैसे कोई एंशिएंट जायंट आसमान को चीर रहा हो। वो चिल्लाए और वहीं गिर पड़े। मैं उनकी भाषा समझ सकता था, पर मुझे उनके शौक की परवाह नहीं थी। आखिरकार उनके लिए मैं क्रिएटर था। अनगिनत भागते हुए चोंग्स गिर गए, पर जब सब चिल्ला रहे थे, एक छोटे चोंग ने जिद में आसमान की तरफ देखा और मुझ पर चिल्लाया, क्या तुम एक और जायंट बीस्ट हो जो हमें खाने आए हो? तुमने मेरे मॉम डैड को मार दिया। हम इतने वीक क्यों हैं? मैं उस छोटे बच्चे की हिम्मत पर हैरान था। तो मुझे एक आइडिया आया। तो मैं तुम्हें चुनता हूँ। मैंने आराम से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस छोटे चोंग को अपनी हथेली पर उठा लिया। उसी वक्त उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। जायंट की हथेली एक कॉन्टिनेंट की तरह एंडलेस लग रही थी और वो मेरी हथेली की एक लकीर से बड़ा नहीं था। उसने ऊपर देखा। जायंट की आंखें कड़कती धूप की तरह चमक रही थी। सैंडबॉक्स में मैंने अपना चेहरा सारे क्रिएचर से छुपा लिया था ताकि उन्हें सिर्फ मेरा एक धुंधला चमकता हुआ चेहरा दिखे। मैंने उस छोटे चोंग को एक हाथ में पकड़ा। मेरी आंखें शांत थी। गिलगमिश, क्या तुम इस सब को बदलना चाहते हो? वो छोटा चोंग अचानक कांपा और मेरी हथेली पर चिल्लाया, क्या हम इस दुनिया में सच में बात कर सकते हैं? सच में एक बोलने वाला जायंट है। तुमने मुझे गिलगमिश क्यों बुलाया? उसे अपने हाथ में पकड़े हुए मैं उसे अपनी आंखों के पास लाया और शांति से जवाब दिया, नाम विजडम की पहचान होती है। मेरी हथेली पर खड़ा गिलगमिश अचानक एक्साइटेड हो गया। हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम दोनों के पास इंटेलिजेंस है। तुम हमें बचाते क्यों नहीं? तुम इतने स्ट्रांग हो, इतने ग्रेट हो। ट्राइब को नहीं पता था कि मैं असल में क्या हूँ। उन्हें लगा मैं एक स्मार्ट बीस्ट हूँ और मेरा उन्हें एक्सप्लेन करने का कोई इरादा नहीं था। गिलगमिश को हथेली पर पकड़े हुए मैं पहाड़ों और नदियों के ऊपर से चला। चलते हुए पेड़ों और जानवरों को कुचलता गया। मैंने उस छोटे चोंग को अपनी हथेली से नीचे देखने को कहा। मेरी आवाज बूम करती हुई आसमान में गूंजी, देखो, इस दुनिया का हर एक क्रीचर बराबर है। तुम भी किसी दूसरे प्लांट या एनिमल की तरह हो। मैं सिर्फ तुम्हें क्यों बचाऊं? क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हारे पास इंटेलिजेंस है? गिलगमिश के पास कोई शब्द नहीं थे। फिर वो डिस्पेयर में चिल्लाने लगा, तो फिर हमसे बात करने का क्या फायदा? कोई तुम्हें नहीं बचाएगा। किसी से उम्मीद मत रखो कि वो आकर बचाएगा। सिर्फ तुम अपने आप को बचा सकते हो। पर मैं तुम्हें सिविलाइजेशन के टूल दे सकता हूँ ताकि तुम खुद को बचाओ। गिलगमिश मेरी हथेली पर खड़ा था, डर और नर्वसनेस से नीचे देख रहा था। बादलों से देखने का ये उसका पहला एक्सपीरियंस था। इस जाइगेंटिक जमीन और पहाड़ों को देखना, नदियां और घाटियां उसकी आंखों के नीचे घूम रही थी। अनगिनत जानवर जायंट के पैरों के नीचे भागते और गुर्राते थे। एक ऐसा मंजर जो सच में एपिक और ओवरवेलमिंग था। ऊपर से क्या शानदार और फैंटास्टिकल व्यू है। ऐसी टेरिफाइंग पर एडमायरेबल पावर होना। वो कांपते हुए बोलने लगा, सिविलाइजेशन क्या है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस नई रेस को सिविलाइजेशन कैसे एक्सप्लेन करूं। तो मैंने थोड़ी देर सोचा और अपना जवाब दिया, सिविलाइजेशन एक स्पार्क है। इसकी नॉलेज और ऑर्डर और खुद को बचाने के लिए विजडम से आने वाली ताकत, स्ट्रेंथ, ग्रेट पावर। इस चीज को सुनकर गिलगमिश जैसे ख्यालों में खो गया। मैंने उसे अपने कंधे पर बिठाया और कैनियन वापस चल दिया। फिर मैंने अपने बैकपैक से वो टाइनी सिल्वर पाइन जो ऑनलाइन खरीदा था उसे निकाला और मिट्टी में लगा दिया। ये सिर्फ एक 60 सेंटीमीटर का सिल्वर पाइन था, पर इस मिनिएचर जमीन के लिए ये एक एंडलेस डिवाइन ट्री था जो बादलों को छू रहा था। ऊपर से देखने पर धुंध घूम रही थी और जाइगेंटिक घुमावदार कैनोपी दूर तक फैली थी। अगर तुम्हें सिविलाइजेशन की पावर चाहिए तो मुझे अपनी करेज दिखाओ। इस डिवाइन ट्री पर चढ़ो। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक ट्रायल है, विजडम और ब्रेवरी का ट्रायल। बोलते हुए मैंने एक कस्टम जाइंट मेटल स्वॉर्ड और कैरोसिन में भीगी हुई एक माचिस पेड़ के बेस पर टांग दी। फिर सोचकर मैंने टॉप पर टर्माइट जीन्स वाला एक कैप्सूल रख दिया। ये पहले के एक्सपेरिमेंट से आया था, चोंग युआन रेस बनाने का एक बायो प्रोडक्ट।
मेरी बूम करती आवाज आसमान में फिर गूंजी। ये सिविलाइजेशन के 3 खजाने हैं। पहला, द स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट। ये सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करने का वेपन है। जमीन पर फैली वाइल्ड ब्रीड्स के खिलाफ जो स्पीसीज पावर के लिए टूल्स यूज करती हैं, उन्हें इंटेलिजेंट बीइंग्स कहा जाता है। दूसरा, टॉर्च। अपनी भटकती लपटों के साथ ये आग को मास्टर करने का ब्रिज है। आग को मास्टर करना ही सिविलाइजेशन की शुरुआत है। तीसरा, द ब्लड ऑफ पावर। सिर्फ सबसे बहादुर वॉरियर्स ही इसे झेल सकते हैं। ब्लड ऑफ पावर के बैप्टिज्म से बचो और तुम्हें ऐसी ताकत मिलेगी जिसका कोई मुकाबला नहीं। फेल हुए तो मारे जाओगे। अगर तुम अपने लोगों की किस्मत बदलना चाहते हो तो मशाल बुझने से पहले डिवाइन ट्री पर चढ़ो, सिविलाइजेशन के 3 खजाने हासिल करो। उसके बाद मैंने आराम से उस यंग चोंग युआन को जमीन पर रख दिया। फिर जब वो आश्चर्य से देखने लगा, मैं पहाड़ों के ऊपर से चलकर निकल गया। जैसे ही मैं ऑर्चर्ड के बाहर निकला, मैंने तुरंत सैंडबॉक्स का फ्लो 100 टाइम बढ़ा दिया। तो वो छोटी माचिस जो सिर्फ कुछ सेकंड्स जल सकती थी, सैंडबॉक्स के क्रिएचर्स के लिए दिनों तक जलती। उसके बाद मैंने अपने टेलीस्कोप का यूज किया और डिवाइन ट्री के नीचे का सीन क्लियरली देखा। यंग गिलगमिश ने डिटर्मिनेशन के साथ पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। मेरे लिए उसके मूवमेंट बस एक ब्लड थे। वो कुछ सेकंड्स में अनगिनत बार गिरा, फिर वापस चढ़ता रहा। 10 सेकंड्स या उसके आसपास वो आखिरकार ट्री टॉप पर पहुंच गया। पर असल में सैंडबॉक्स में गिलगमिश के लिए उसे याद नहीं था कि वो कब से चढ़ रहा था या कितनी बार फेल हुआ। डिवाइन ट्री के टॉप पर हरे भरे क्राउन पर खड़े होकर गिलगमिश ने तलवार ऊपर उठाई। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कह रहा हो। फिर जल्दी से वापस एक ब्लर बन गया और पेड़ से नीचे उतर गया। मैं क्यूरियस था तो मैंने अपनी क्रिएटिव पावर का यूज करके ट्री टॉप का सीन रिप्ले किया। गिलगमिश को पेड़ पर जीत हासिल करते देख स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट को अपने सर के ऊपर उठाते हुए उसने नीचे के क्रिएचर्स और सीनरी को देखा। उसकी पीठ का ब्लैक आर्मर चमक रहा था। उसका डिटरमाइंड चेहरा कॉन्फिडेंस से भरा था और इक्वल विजडम थी। एक दिन हम उस वाइज जाइंट बीस्ट की तरह बनेंगे। हर क्लैंसमैन डिवाइन पावर से भरा होगा, अनगिनत बीस्ट को डरा कर भगाने के काबिल। मैं अपने लोगों को टॉप पर ले जाऊंगा और इस जमीन पर सिविलाइजेशन का स्पार्क फैलाऊंगा। एंशिएंट डिवाइन ट्री के टॉप पर ये पल हमेशा के लिए अमर हो गया।